यह नई दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का आधिकारिक आवास था, जहां एक शांत शाम में पुराने नीम के पेड़ की छाया आंगन पर लंबी पड़ रही थी। बाहर से यह भव्य नहीं था, लेकिन पुरानी ईंटों और सुव्यवस्थित बगीचे से एक गहरी गरिमा और गंभीरता का एहसास होता था। अंदर घर के डाइनिंग हॉल से गर्म रोशनी छनकर आ रही थी, जहां एक शांत भोजन समाप्त हो रहा था। मेज पर 3 लोग आमने सामने बैठे थे। भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी सीडीएस जनरल विक्रम सिंह राठौड़, उनके बेटे भारतीय वायु सेना के एक शीर्ष फाइटर पायलट मेजर रोहन सिंह राठौड़ और उनकी बहू प्रिया, जिसे जनरल राठौड़ दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करते थे। हम जनरल विक्रम सिंह राठौड़ ने गर्म चाय का कप नीचे रखते हुए एक गहरी सांस के साथ बोलना शुरू किया। उनके एक शब्द से भोजन का आरामदायक माहौल पल भर में भारी हो गया। प्रिया बेटा, आज मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव करना चाहता हूं। उनकी आवाज में सामान्य स्नेह से ज्यादा सेना के सर्वोच्च कमांडर की गंभीरता थी। प्रिया ने हमेशा की तरह अपनी कमर सीधी की और सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर अपने ससुर की बात सुनने लगी। पिछले साल जो तुमने अमेरिकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शोध पत्र प्रस्तुत किया था, मैंने उसे एक बार फिर ध्यान से पढ़ा है। भविष्य के युद्ध क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों का विश्लेषण और जवाबी रणनीति बहुत ही शानदार थी। सेवारत अधिकारियों में भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जैसी गहरी अंतर्दृष्टि दिखाई है। जनरल की प्रशंसा से प्रिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बगल में बैठे उसके पति रोहन ने गर्व से अपनी पत्नी के कंधे को धीरे से थपथपाया। तो मैं यह कह रहा था, अब आराम करना बंद करो और अपनी प्रतिभा का उपयोग सेना के लिए क्यों नहीं करती। मैंने रक्षा मंत्रालय की नीति नियोजन शाखा में तुम्हारे लिए एक पद की व्यवस्था की है। शुरुआत से ही मेजर के पद पर नियुक्ति की एक असाधारण पेशकश है। तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम इस सम्मान की पूरी हकदार हो। यह एक ऐसा असाधारण प्रस्ताव था जिसे कोई भी ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह एक ससुर का अपनी बहू की असाधारण प्रतिभा के लिए सम्मान था, जो केवल एक सैनिक की पत्नी बनकर रहने के लिए बहुत कहीमती थी, और साथ ही यह सेना के भविष्य के लिए एक निवेश भी था। पति रोहन भी हैरान होकर अपनी पत्नी को देखने लगा, लेकिन प्रिया कुछ देर तक बिना कुछ कहे अपने ससुर की आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि उनमें कुछ और गहरा संकल्प दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बाबूजी, आपके इस अनमोल प्रस्ताव के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं यह पद स्वीकार नहीं कर सकती। क्या? जनरल राठौड़ की भौहें तन गईं। रोहन ने भी घबराकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। प्रिया, बाबूजी ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। प्रिया ने अपने पति के हाथ को धीरे से पकड़कर उसे शांत किया और फिर अपने ससुर की ओर मुड़कर कहा, बाबूजी, मैं एक सैनिक बनना चाहती हूं, लेकिन ऐसी अधिकारी नहीं जो मेज पर बैठकर नीतियां बनाती है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उस योजना के बारे में बताया जिसे उसने लंबे समय से अपने दिल में छिपा रखा था और किसी को नहीं बताया था। मैं सेना में सबसे निचले स्तर से शुरुआत करना चाहती हूं। मैं गुमनाम सैनिकों के साथ पसीना बहाना चाहती हूं और उनकी असली आवाज सुनना चाहती हूं। इसलिए मैं एक अधिकारी के बजाय एक साधारण आपूर्ति इकाई में हवलदार के रूप में भर्ती होना चाहती हूं। पल भर के लिए डाइनिंग हॉल में भारी खामोशी छा गई। जनरल विक्रम सिंह राठौड़ का चेहरा सदमे से सख्त हो गया और रोहन को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सीडीएस की बहू, अमेरिका की शीर्ष रक्षा यूनिवर्सिटी से स्नातक, सेना में सबसे निचले पद हवलदार के रूप में भर्ती होना चाहती थी, और वह भी किसी लड़ाकू इकाई में नहीं बल्कि एक आपूर्ति इकाई में। प्रिया, यह तुम क्या कह रही हो? तुम हवलदार क्यों बनना चाहती हो? रोहन ने घबराकर पूछा, लेकिन प्रिया अडिग रही। बाबूजी, मेरा मानना है कि सच्ची ताकत सिर्फ शक्तिशाली हथियारों या उत्कृष्ट रणनीतियों से नहीं आती। यह उन सैनिकों के मनोबल से शुरू होती है जो सबसे निचले स्तर पर चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं, और उनके प्रति कमांडरों की सच्ची समझ और सम्मान से शुरू होती है। मैं कागजों पर मौजूद सेना के बारे में नहीं, बल्कि धूल और मिट्टी में सांस लेने वाली असली सेना के बारे में सीखना चाहती हूं। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं थी, वह दृढ़ थी और उसमें गहरा विश्वास था। पति रोहन अपनी पत्नी की आंखों में उस दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर और कुछ नहीं कह सका। वह किसी से भी ज्यादा अपनी पत्नी की उस मजबूत इच्छा और विश्वास को जानता था। जनरल विक्रम सिंह
राठौड़ काफी देर तक चुपचाप अपनी बहू को देखते रहे। उनका मन उलझन में था। उन्हें बहू की प्रतिभा को बर्बाद होते देखकर दुख हो रहा था और एक पिता के रूप में यह सोचकर उनका दिल दुख रहा था कि उसे उस कठिन जगह पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी भी जमीनी स्तर की आवाज सुनने का अवसर दे सकता हूं। नहीं बाबूजी, प्रिया ने उनकी बात काट दी। आपके द्वारा बनाए गए पद से सुनी गई आवाज असली आवाज नहीं होगी। हर कोई मुझे सीडीएस की बहू के रूप में देखेगा। मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहती हूं जहां कोई मेरी पहचान न जानता हो और एक साधारण सैनिक प्रिया शर्मा के रूप में संघर्ष करना चाहती हूं। उसके शब्दों के आगे जनरल विक्रम सिंह राठौड़ को कोई और तर्क नहीं मिला। उन्होंने अपनी बहू की आंखों में अपनी जवानी की छवि देखी, वही जुनून जो केवल देश और सेना के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार था। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और अंत में सिर हिला दिया। उनके चेहरे पर निराशा के बजाय गर्व और गहरे विश्वास की मुस्कान फैल रही थी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उन्होंने अपनी बहू के कंधे को देखते हुए आखिरी शर्त जोड़ी, लेकिन तुम्हारी पहचान पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। वहां तुम मेरी बहू नहीं बल्कि भारतीय सेना के हजारों हवलदारों में से एक होगी। तुम्हें कोई विशेष व्यवहार या मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें अकेले ही सब कुछ सहना होगा। क्या तुम यह कर सकती हो? जी बाबूजी, प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बुलंद आवाज में जवाब दिया। मैं यही चाहती हूं। इस तरह भारतीय सेना के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति सीडीएस की बहू अपनी सारी पृष्ठभूमि को मिटाकर सबसे निचले स्तर पर जाने की एक महान चुनौती शुरू कर रही थी, चुपचाप, बिना किसी को बताए। कुछ हफ्तों बाद प्रिया शर्मा ने सीडीएस की बहू के शानदार तमगे को उतार फेंका, अपने बाल छोटे कटवाए और सैकड़ों रंगरूटों के बीच सेना की गैर कमीशन अधिकारी अकादमी के प्रशिक्षण केंद्र में शामिल हो गई। उसकी भर्ती को एक सैन्य रहस्य के रूप में रखा गया था और अकादमी के कमांडेंट और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। उसके दस्तावेजों में सिर्फ एक साधारण परिवार की बेटी प्रिया शर्मा का नाम लिखा था। प्रशिक्षण केंद्र में जीवन उसकी कल्पना से भी ज्यादा कठोर था। हर सुबह 5 बजे बिगुल की आवाज, बिना किसी त्रुटि के ड्रिल प्रशिक्षण और सांस फुला देने वाली पूरी वर्दी और साजो सामान के साथ दौड़। 30 साल की उम्र में शुरू हुआ सैन्य जीवन हर रात उसके शरीर की हर मांसपेशी में दर्द पैदा करता था। खासकर शारीरिक क्षमता के मामले में प्रिया दूसरे युवा रंगरूटों से पीछे रह जाती थी। उसने जी जान लगाकर प्रशिक्षण में हिस्सा लिया, लेकिन जन्मजात शारीरिक क्षमता की सीमा को पार करना मुश्किल था। ओए उधर आंटी, अपनी हरकतें देखो। इतनी धीमी रहोगी तो युद्ध में गोली से कैसे बचोगी? प्रशिक्षक की तेज डांट हमेशा उसी की ओर होती थी। आंटी शब्द सुनकर आसपास के रंगरूट हौंस पड़ते थे। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। अपमान से उसका चेहरा गर्म हो गया, लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया। सेना ऐसी ही जगह थी। यहां उम्र, पिछला अनुभव या कोई भी पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती थी। केवल पद और क्षमता ही मौजूद थी। लेकिन प्रिया के पास शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए एक और हथियार था। हार न मानने वाली दृढ़ता, किसी भी स्थिति में न डिगने वाली मजबूत मानसिक शक्ति और किसी से भी ज्यादा तेज दिमाग। युद्ध अभ्यास के दौरान रंगरूटों को कांटेदार तारों के नीचे से गुजरना था, कीचड़ में रेंगना था और काल्पनिक दुश्मन के ठिकाने पर हमला करना था। कई रंगरूटों की ऊर्जा खत्म हो गई और वे बीच में ही हार मानने लगे। प्रिया की सांस भी गले तक आ गई थी और उसके हाथ पैर बहुत भारी हो गए थे। मैं यहां हार नहीं मानने लगे सकती। उसने एक मुट्ठी कीचड़ उठाकर खुद को संभाला। तभी उसकी नजर उस भूभाग पर पड़ी जिसके बारे में प्रशिक्षक ने समझाया था। उसने अंधाधुंध हमला करने वाले दूसरे रंगरूटों के विपरीत कुछ पल रुककर सांस ली और अपने दिमाग में सबसे कुशल और सुरक्षित घुसपैठ का रास्ता बनाया। उसकी उत्कृष्ट रणनीतिक विश्लेषण क्षमता ऐसी व्यावहारिक स्थितियों में चमक उठी। उसने सबसे कम समय में सबसे कम ऊर्जा खर्च करते हुए किसी से भी पहले लक्ष्य तक पहुंचकर दिखाया। पास जो प्रशिक्षक उसे नापसंदगी से देखता था, वह भी उसके त्रुटिहीन मिशन को पूरा करने की क्षमता के आगे कुछ नहीं कह सका। निशानेबाजी के प्रशिक्षण में भी ऐसा ही हुआ। पहली बार बंदूक पकड़ने पर उसका प्रदर्शन बहुत खराब था, लेकिन वह खाली समय में निशानेबाजी की किताबें पढ़ती थी
और जब दूसरे सभी रंगरूट सो जाते थे तो वह देर रात तक अकेले ट्रिगर दबाने का अभ्यास करती थी। उसने वैज्ञानिक रूप से अपनी समस्या का विश्लेषण किया और सांस लेने की तकनीक से लेकर कंधे पर बंदूक रखने की मुद्रा तक सब कुछ फिर से सुधारा और अंत में अंतिम निशानेबाजी मूल्यांकन में उसने सबके सामने पूरे अंक हासिल करके पूरे प्रशिक्षण केंद्र को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके इस रूप ने धीरे धीरे उन साथियों का मन बदलना शुरू कर दिया जो पहले उसे एक उम्रदराज आंटी कहकर नजरअंदाज करते थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रिया सिर्फ भाग्यशाली या दिमागी रूप से तेज नहीं है, वह किसी से भी ज्यादा जिद्दी और दृढ़ थी, जिसके पास एक सच्चे सैनिक की भावना थी। प्रिया ने प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार सच्चे साथी बनाए। गांव में खेती करने वाले 20 साल के सबसे छोटे सदस्य अंजलि यादव और कॉलेज के बाद एक स्थिर नौकरी की तलाश में भर्ती हुई दूसरी लड़कियां, वे सभी साधारण परिवारों की बेटियां थीं, लेकिन अपने सपनों और उम्मीदों के साथ यहां आई स्वस्थ और मासूम युवा थीं। प्रिया दीदी, आप सच में कमाल हैं। आप सब कुछ इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हैं? मैं अच्छी नहीं हूं, बस हार नहीं मानती। कठिन प्रशिक्षण के बाद शाम को बैरक में बैठकर एक दूसरे के घावों पर दवा लगाते हुए होने वाली छोटी छोटी बातें। प्रिया इन पलों के माध्यम से उस असली सेना के चेहरे को सीख रही थी जिसे वह हमेशा से जानना चाहती थी। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करते हुए कठोर प्रशिक्षण के समय को एक साथ पार किया। अंत में लंबा और कठिन प्रशिक्षण समाप्त हुआ और गैर कमीशन अधिकारी का कमीशन समारोह आयोजित किया गया। सैकड़ों रंगरूटों के सामने प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले का नाम पुकारा, ट्रेनी प्रतिनिधि प्रिया शर्मा। सभी के आश्चर्य के बीच प्रिया एक आत्मविश्वास भरे कदम के साथ मंच पर चढ़ी। पिछले कुछ महीनों के कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से वह पूरी तरह से एक नए इंसान में बदल चुकी थी। धूप से सांवली हुई स्वस्थ त्वचा, अनुशासन से भरी चाल और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास से भरी मजबूत आंखें। वह वहां अपने ससुर या पति की छाया नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से खड़ी हुई भारतीय सेना की एक गौरवान्वित नई हवलदार प्रिया शर्मा थी। और अब वह अपनी असली लड़ाई के लिए युद्ध क्षेत्र की इकाई में जाने के लिए तैयार थी। उस समय कोई नहीं जानता था कि उसके भविष्य में कौन सी चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। गैर कमीशन अधिकारी अकादमी में कठोर प्रशिक्षण को उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरा करने के बाद हवलदार प्रिया शर्मा को अंततः उसकी पहली इकाई सेना की 7वीं लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड के तहत एक आपूर्ति डिपो में तैनात किया गया। यह एक महत्वपूर्ण इकाई थी जो हजारों सैनिकों द्वारा खाए जाने वाले, पहने जाने वाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सामानों के लिए जिम्मेदार थी, जो सेना की जीवन रेखा की तरह थी। नई वर्दी पहनकर इकाई के मुख्य द्वार से गुजरते हुए उसका दिल उत्साह और थोड़ी घबराहट से धड़क रहा था। प्रशिक्षण केंद्र से अलग एक असली युद्ध क्षेत्र इकाई में जीवन अब शुरू हो रहा था। जय हिंद। आज से तीसरी आपूर्ति कंपनी में रिपोर्ट करने वाली नई हवलदार प्रिया शर्मा। प्रिया ने कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय में प्रवेश करते हुए एक बुलंद आवाज में अपनी उपस्थिति की सूचना दी, लेकिन प्रशासनिक कार्यालय का माहौल कुछ अजीब और ठंडा था। कागजी काम कर रहे कंपनी कमांडर ने उसे एक नजर देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। हवलदार प्रिया, तुम आज से आपूर्ति अनुभाग 2 में तैनात हो। सूबेदार मीरा तोमर तुम्हारी सीनियर हैं, उनका अनुसरण करना। सूबेदार तोमर। कमांडर के बुलाने पर प्रशासनिक कार्यालय के अंदर से एक महिला धीरे धीरे बाहर आई। यह प्रिया के सैन्य जीवन को पूरी तरह से हिला देने वाली भाग्य की पहली मुलाकात थी। सूबेदार मीरा तोमर। वह 30 के दशक के मध्य में थी, जिसकी पैनी आंखों और कसकर बंद होठों से एक मजबूत आभा महसूस हो रही थी। उसने प्रिया के तैनाती के कागजात लिए और ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। उसकी नजर एक स्कैनर की तरह प्रिया के सिर से पैर तक सब कुछ जांच रही थी। नई हवलदार प्रिया शर्मा, कृपया मुझे सिखाएं। प्रिया ने एक बार फिर सधे हुए अंदाज में सलाम किया, लेकिन सूबेदार मीरा ने बिना कोई जवाब दिए सिर्फ कागजात देखे। उसके होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान थी। उम्र 30 साल, हम काफी देर से आई हो। इस उम्र तक क्या कर रही थी जो अब सेना में भर्ती हुई हो? यह उसका प्रिया से कहा गया पहला वाक्य था।
उसमें एक नए गैर कमीशन अधिकारी के लिए गर्मजोशी भरे स्वागत के बजाय स्पष्ट उपेक्षा और सतर्कता थी। अमेरिकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वाह, पढ़ाई तो काफी की है। तो इतनी पढ़ी लिखी मैडम हमारी जैसी धूल मिट्टी उड़ाने वाली आपूर्ति इकाई में क्यों आ गईं? मीरा तोमर ने प्रिया की योग्यता को जोर जोर से पढ़ा, जैसे वह चाहती थी कि आस पास के दूसरे क्लर्क भी सुने। उसका लहजा प्रशंसा का नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से उपहास का था। प्रिया उसके इरादे को समझ गई, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। ठीक है, मेरे पीछे आओ। मीरा ने कागजों को मेज पर फेंकते हुए प्रिया को अपनी ठुड्डी से इशारा किया। वह प्रिया को इकाई के सबसे बड़े और सबसे पुराने गोदाम, आपूर्ति गोदाम 2 की ओर ले गई। गोदाम में हर तरह के सैन्य सामान के बक्से पहाड़ों की तरह ढेर थे और एक कोने में धूल भरे पुराने उपकरण बेतरतीब ढंग से पड़े थे। आज से यह तुम्हारा काम है, मीरा ने गोदाम के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां पड़े हुए फेंके जाने वाले सैन्य जूते देख रही हो? कुल 3000 जोड़े हैं। उन सभी की एक एक करके स्थिति की जांच करो, उन्हें वर्गीकृत करो और फेंकने की सूची तैयार करो। आज शाम तक यह काम खत्म हो जाना चाहिए। प्रिया ने जूतों के पहाड़ जैसे ढेर को देखकर एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। यह एक नए हवलदार के लिए अकेले एक दिन में खत्म करने के लिए लगभग असंभव काम था। यह स्पष्ट रूप से उसे परेशान करने और उसकी औकात दिखाने की कोशिश थी। समझ गई मैम, लेकिन प्रिया ने बिना किसी शिकायत के दृढ़ता से जवाब दिया। जब मीरा मुड़कर जाने लगी तो उसने आखिरी बात कही। उसकी आवाज एक सांप की तरह ठंडी और डरावनी थी। यह कोई स्कूल नहीं है, तुम कितनी भी होशियार और काबिल क्यों ना हो। यहां मेरा कहा ही कानून और सेना का अनुशासन है। मेरी नजरों से उतरने की सोचना भी मत, खासकर तुम जैसी बिना किसी पृष्ठभूमि और सहारे वाली लड़कियों के लिए, समझी? ये शब्द प्रिया के दिल में एक ठंडे खंजर की तरह चुभ गए। मीरा ने पहले ही प्रिया को एक आसान शिकार के रूप में चुन लिया था, जिसे वह कुचलकर आगे बढ़ सकती थी। असल में मीरा तोमर को इस इकाई में हर कोई जानता था। उसके पिता लॉजिस्टिक्स कमांड के 2 स्टार जनरल यानी लॉजिस्टिक्स कमांडर थे। वह उस शक्तिशाली पृष्ठभूमि के दम पर इकाई में एक रानी की तरह राज करती थी। उससे ऊंचे पद के अधिकारी भी उससे डरते थे। उसकी नजरों में बिना किसी पृष्ठभूमि के देर से सेना में आई और होशियार बनने की कोशिश करने वाली प्रिया शर्मा एक कांटे की तरह थी जो उसके अधिकार को चुनौती दे सकती थी। मीरा के जाने के बाद खाली गोदाम में अकेली रह गई। प्रिया ने जूतों के पहाड़ को देखते हुए एक गहरी सांस ली। वह महसूस कर सकती थी कि अब एक लंबी और अकेली लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसने चुपचाप काम करने वाले दस्ताने पहने और पहले जूते के बक्से की ओर चल पड़ी। उसके कों में काम करने वाले दस्ताने पहने और पहले जूते के बक्से की ओर चल पड़ी। पीछे पुराने गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे कि उसकी नई दुनिया भी वैसे ही बंद हो गई हो। हवलदार प्रिया शर्मा का इकाई में जीवन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर और दयनीय था। इसके केंद्र में उसकी सीनियर सूबेदार मीरा तोमर थी। मीरा ने एक भूखे लकड़बग्घे की तरह, जो एक कमजोर शिकार को पा लेता है, प्रिया को लगातार और क्रूरता से परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी प्रताड़ना बहुत छोटी और रोजमर्रा की चीजों में होती थी, इसलिए उससे बचना और भी मुश्किल और दमघोंटू था। हर सुबह काम शुरू होते ही मीरा सबसे कठिन और गंदे काम चुनकर प्रिया को सौंप देती थी। हवलदार प्रिया, आज शौचालय की सफाई तुम्हारी बारी है ना? परेड ग्राउंड के अंत में जो बाहरी शौचालय है उसे आज चमका देना। अगर थोड़ी भी बदबू आई तो समझ लेना कि रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। जब दूसरे हवलदार अपेक्षाकृत आसान इंडोर क्षेत्रों की सफाई करते थे तो प्रिया को हमेशा अकेले सबसे बदबूदार और गंदे बाहरी शौचालय या तेल से सने मरम्मत गैरेज के फर्श की सफाई करनी पड़ती थी। हवलदार प्रिया, वहां रखे गोला बारूद के बक्से देखो। उन सभी को गोदाम की 3री मंजिल पर ले जाओ। दोपहर के भोजन से पहले खत्म कर देना। उसे अकेले ही भारी गोला बारूद के बक्से बिना रुके उठाने पड़ते थे, जो पुरुष सैनिकों के लिए भी मुश्किल होते थे। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ते और फूटते रहते थे और उसकी कमर टूटने लगती थी, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपना काम करती रही। मीरा की दुष्टता यहीं खत्म नहीं हुई। वह चालाकी से प्रिया के काम को बिगाड़ देती थी और फिर उसे सबके सामने अपमानित करने का आनंद लेती थी। एक दोपहर प्रिया ने लगभग आधा दिन लगाकर हजारों लड़ाकू राशन के बक्सों को नियमों के अनुसार पूरी तरह से व्यवस्थित किया था।
जैसे ही उसने आखिरी बक्सा रखा और अपना पसीना पोंछा, मीरा गोदाम में आई। देखें तो काम ठीक से किया है या नहीं। मीरा प्रिया द्वारा मेहनत से बनाए गए बक्सों के ढेर के बीच टहलने लगी और फिर जैसे कि उसका पैर फिसल गया हो, उसने नीचे के एक बक्से को अपने पैर से मार दिया। धड़ाम! संतुलन खोते ही बक्से डोमिनो की तरह एक के बाद एक गिर गए। प्रिया की आधे दिन की मेहनत कुछ ही सेकंड में बर्बाद हो गई। अरे हवलदार प्रिया, तुम काम कैसे करती हो? इतना कमजोर ढेर लगाओगी तो क्या होगा? इससे तो किसी की जान भी जा सकती है। मीरा ने उल्टे जोर जोर से प्रिया को डांटना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट रूप से उसकी गलती थी, लेकिन उसने सारा दोष प्रिया पर मढ़ दिया। माफ कीजिए मैम, मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगी, प्रिया ने दांत भींचकर जवाब दिया। वह मीरा के घटिया इरादों को समझ रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यहां बहस करने से उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सब लोग इकट्ठे हो जाओ। हवलदार प्रिया की लापरवाही ने अपने साथियों को खतरे में डाल दिया था। सजा के तौर पर आज शाम सब परेड ग्राउंड के चक्कर लगाएंगे। हवलदार प्रिया की वजह से यह सब मुसीबत झेलनी पड़ रही है। उस दिन सभी साथियों को प्रिया की वजह से सजा भुगतनी पड़ी। मीरा यही चाहती थी। वह प्रिया को पूरी इकाई में पूरी तरह से अलग थलग करना चाहती थी। वह दूसरे हवलदारों को अलग से बुलाकर प्रिया के बारे में बुरा भला कहती थी। तुम सब लोग उस प्रिया शर्मा से सावधान रहना। उम्र भी ज्यादा है और अपने दिमाग पर बहुत घमंड करती है। बहुत ही बेकार है। ऐसी लड़की के साथ घूमोगे तो तुम लोग भी मुसीबत में पड़ जाओगे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूं? जो हवलदार उसके पिता लॉजिस्टिक्स कमांडर के बारे में जानते थे, वे उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। प्रिया की दोस्त अंजलि यादव, जो पहले उससे गर्मजोशी से बात करती थी, वह भी कुछ दिनों से प्रिया से बचने लगी थी। दोपहर के भोजन के समय जब सब लोग समूहों में बैठकर खाते थे, प्रिया हमेशा एक खाली मेज पर अकेले बैठकर खाना खाती थी। जब वह गलियारे से गुजरती तो उसके पीछे फुसफुसाहट और तिरस्कार भरी निगाहें खंजर की तरह चुभती थीं। वह इकाई के अंदर एक अदृश्य जेल में कैद एक अकेला द्वीप बन गई थी। लेकिन प्रिया टूटी नहीं। रात में जब बैरक में कोई नहीं होता था तो वह एक कोने में अपने उन आंसुओं को पी जाती थी जिनके बारे में वह अपने पति और ससुर को नहीं बता सकती थी, और खुद को मजबूत करती थी। यह भी एक अनुभव है। सबसे निचले स्तर के सैनिक जो अन्याय और अकेलापन झेलते हैं, मुझे भी उसे अपने शरीर से महसूस करना होगा। तभी मैं एक ऐसी कमांडर बन पाऊंगी जो वास्तव में उन्हें समझती है। वह दर्द में भी अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट रूप से देख रही थी। उसकी चुप्पी हार नहीं थी। यह एक बड़े विस्फोट के लिए एक लंबी और गहरी चुप्पी का समय था। उसे पूरा विश्वास था कि यह सारा अन्याय एक दिन जरूर खत्म होगा और वह उसे अपने हाथों से खत्म करेगी। अलगाव और अत्यधिक काम के बोझ के बावजूद प्रिया शर्मा की चुपचाप सहन करने की क्षमता ने सूबेदार मीरा तोमर के विकृत अहंकार को और भी भड़का दिया। वह चाहती थी कि प्रिया टूट जाए, आंसू बहाकर उससे भीख मांगे और उसके पैरों पर गिर जाए। इसलिए उसने और भी क्रूर और निर्दयी तरीका सोचा। उसने फैसला किया कि वह प्रिया के आत्म सम्मान को सबके सामने टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसका मंच था दोपहर के भोजन के समय का शोरगुल वाला सैनिक भोजनालय लंगर। उस दिन भी प्रिया सुबह के कठिन काम के बाद एक खाली कोने की मेज पर अकेले बैठकर देर से अपना दोपहर का भोजन कर रही थी। उसका शरीर इतना थका हुआ था कि खाना चबाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती खाना जारी रखा। दोपहर के काम के लिए उसे किसी भी तरह अपनी ऊर्जा बचानी थी। तभी लंगर के बीच की एक मेज पर हौस बोल रही मीरा तोमर और उसके समूह की नजर प्रिया पर पड़ी। मीरा के होठों पर एक सांप जैसी धूर्त मुस्कान तैर गई। ओए हवलदार प्रिया, मीरा ने हाथ के इशारे से प्रिया को बुलाया। लंगर में मौजूद सभी सैनिकों की निगाहें तुरंत उन दोनों पर टिक गईं। प्रिया को एक बुरे पूर्वाभास का एहसास हुआ, लेकिन वह अपने सीनियर के बुलावे को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने अपना भोजन रोका और उठकर उनकी मेज की ओर चली गई। बुलाया, मैम, हाँ, यहाँ थोड़ा और पानी ले आओ और अचार भी खत्म हो गया है। थोड़ा और अचार भी ले आओ। मीरा ने ऐसे आदेश दिया जैसे वह किसी रेस्तरां के वेटर को बुला रही हो। प्रिया बिना कुछ कहे खाली जग और अचार का कटोरा लेकर खाने की लाइन की ओर चली गई। उसके चार के वेटर को बुला रही हो। पीछे मीरा के समूह की खिलखिलाहट की आवाज तीखेपन से सुनाई दे रही थी। जब प्रिया पानी और अचार लेकर लौटी
तो मीरा ने, यह जानते हुए भी कि प्रिया ठीक बगल में खड़ी है, अचानक अपनी सीट से उठने का नाटक किया और उससे टकरा गई। प्रिया के हाथ में पकड़ी थाली हवा में उछल गई और तीखा और नमकीन अचार का रस और खाना सीधे प्रिया की साफ वर्दी पर गिर गया। एक पल में उसका ऊपरी शरीर गंदे भोजन से लथपथ हो गया। अरे, यह क्या बदतमीजी है! मीरा ने उल्टा ऐसे चिल्लाया जैसे वह खुद पीड़ित हो। हवलदार प्रिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? किसी से टकराने की भी हद होती है। यह सब क्या है? आस पास की सभी निगाहें सदमे में थीं। यह स्पष्ट था कि मीरा जानबूझकर टकराई थी, लेकिन उसके बेशर्म अभिनय के सामने किसी ने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं की। माफ कीजिए मैम। प्रिया ने कांपती आवाज में माफी मांगी। अपमान से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अभी यहां हंगामा करना ठीक नहीं है। लेकिन मीरा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने फर्श पर गिरे भोजन की ओर उंगली से इशारा करते हुए एक उपहास भरी आवाज में कहा, माफी मांगने से क्या होगा? ये देखो, पूरा फर्श गंदा हो गया। क्या कर रही हो? साफ नहीं करोगी? तुमने गिराया है तो तुम्हें ही साफ करना होगा। उसकी बात पर मीरा का समूह हौंसी नहीं रोक सका और ठहाके लगाने लगा। लंगर में बैठे दूसरे सैनिक असहजता से नजरें चुरा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। प्रिया बिना कुछ कहे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने रसोई से एक सैनिक असहजता से नजरें चुरा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। पोछा लाकर ठंडे फर्श पर झुककर अपने ऊपर गिरे भोजन को चुपचाप साफ करना शुरू कर दिया। अचार के रस ने उसके हाथों और वर्दी पर दाग लगा दिए थे और सड़े हुए भोजन की बदबू उसकी नाक में घुस रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मीरा उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई रानी हो और उसने अंतिम वार किया। वाह, तुम्हारी मुद्रा कितनी स्वाभाविक है। वैसे तुम जैसे लोगों के लिए ऐसा काम ही ज्यादा मुनासिब है, सफाई करना। मेरा मतलब है। उसका यह एक वाक्य प्रिया के दिल में एक न मिटने वाला घाव छोड़ गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति के चरित्र का अपमान नहीं था, बल्कि प्रिया के अस्तित्व के मूल्य को ही नकारने वाली एक क्रूर और हिंसक भाषा थी। प्रिया ने चुपचाप फर्श साफ किया और उठी। उसने मीरा को एक बार बहुत ही संक्षिप्त रूप से देखा। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न दुख, न ही कोई शिकायत। वहां बस सब कुछ भेद लेने वाली एक गहरी और ठंडी खामोशी थी। उस भयावह शांत नजर से मीरा भी अनजाने में सहम गई। प्रिया बिना कुछ कहे अपनी गंदी थाली और पोछा लेकर चुपचाप लंगर से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद भी लंगर में काफी देर तक एक भारी और असहज खामोशी छाई रही। ये तो बस शुरुआत थी। ये प्रिया के धैर्य के टूटने और उसके अंदर सोई हुई किसी और चीज के जागने का पहला संकेत था। लंगर में हुए अपमानजनक घटना के बाद भी प्रिया शर्मा टूटी नहीं। इसके बजाय वह अपने काम में और भी ज्यादा डूब गई। उसने मीरा की नीच हरकतों का भावनात्मक रूप से जवाब देने के बजाय अपनी त्रुटिहीन कार्य क्षमता से अपनी कीमत साबित करने का रास्ता चुना। उसने रातें जागकर आपूर्ति प्रबंधन के नियमों को पढ़ा और जटिल इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली को किसी से भी ज्यादा तेजी से सीखा। उसके द्वारा व्यवस्थित किया गया गोदाम धूल रहित और एक्टी में साफ सुथरा था और उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में एक भी गलती नहीं थी। लेकिन प्रिया की यह पूर्णता मीरा की हीन भावना को और भी भड़का रही थी। वह प्रिया की छोटी से छोटी गलती ढूंढकर उसे नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन महीने के अंत में इन्वेंट्री की जांच हो रही थी। प्रिया हजारों वस्तुओं की सूची की रात भर समीक्षा कर रही थी और वास्तविक स्टॉक से उसका मिलान कर रही थी। तभी उसने ए क्लास सुरक्षा उपकरणों की सूची में एक छोटी लेकिन गंभीर त्रुटि पाई, जिसे सूबेदार मीरा सीधे प्रबंधित करती थी। 2 नाइट विजन गॉगल्स की संख्या रिकॉर्ड में तो थी, लेकिन वे गोदाम में मौजूद नहीं थे। प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई। वह इसे अनदेखा कर सकती थी, लेकिन अगर उच्च कमान के निरीक्षण में यह बात सामने आती तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती थी, जिसके लिए पूरी इकाई को जवाबदेह होना पड़ता। उसने कमान की श्रृंखला के अनुसार चुपचाप इस मामले की सूचना सूबेदार मीरा को देने का फैसला किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि मीरा अकेली हो और सावधानी से गोदाम के कार्यालय में गई। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीरा ने कागजों को देखते हुए झुंझलाकर सिर उठाया। अब क्या है? मैम, महीने के अंत की इन्वेंट्री जांच के दौरान मैंने ए क्लास सुरक्षा उपकरणों की सूची में एक छोटी सी गलती पाई है। 2 नाइट
विजन गॉगल्स का स्टॉक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। क्या यह संभव है कि उन्हें कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया हो और रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ हो? कृपया इसकी पुष्टि कर दें, प्रिया ने यथासंभव विनम्र और अप्रत्यक्ष रूप से कहा। उसका इरादा मीरा की गलती को उजागर करना नहीं, बल्कि समस्या को मिलकर हल करना था। लेकिन उस पल मीरा का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने प्रिया के शब्दों को अपनी कार्य क्षमता पर एक सीधा हमला और उसे अपमानित करने की एक चालाक साजिश के रूप में लिया। क्या कहा? मीरा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? उसने कार्यालय का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और प्रिया की ओर बढ़ी। गोदाम में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। माफ कीजिए मैम, मेरा वह मतलब नहीं था। प्रिया घबराकर पीछे हटी, लेकिन मीरा ने उसकी बांह को जोर से पकड़ लिया। फिर उसने उसे गोदाम के सबसे अंधेरे और सुनसान कोने में घसीटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सिर उठाने की? थप्पड़! एक तीखी आवाज के साथ प्रिया का सिर एक तरफ घूम गया। उसके बाएं गाल पर जैसे आग लग गई थी और मुंह में खून का स्वाद महसूस हो रहा था। मीरा ने उसे थप्पड़ मारा था। सेना में भर्ती होने के बाद नहीं, बल्कि जीवन में पहली बार उसने हिंसा का अनुभव किया था। प्रिया सदमे से कुछ देर तक कुछ नहीं कह सकी। वह सुन्न आंखों से गुस्से में आपा खो चुकी मीरा को देख रही थी। तुम होती कौन हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? मीरा ने प्रिया का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए चिल्लाया। तुम खुद को बहुत काबिल समझती हो? अमेरिका से थोड़ी पढ़ाई करके आ गई तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? यहां मैं ही रानी हूं और मेरा कहां ही कानून है, समझी? उसके मुंह से गालियां निकल रही थीं। गलतफहमी में मत रहना। प्रिया शर्मा, तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा परिवार कैसा है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां यह ज्यादा मायने रखता है कि मेरे पिता कौन है। तुम जैसी एक देहाती लड़की को मैं इस इकाई से बिना किसी को बताए गायब करवा सकती हूं, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने प्रिया के कान में एक सांप की तरह फुसफुसाया। इसलिए अपनी औकात में रहो। अगर दोबारा मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश की या मुझे परेशान किया तो आज की तरह आसानी से नहीं छूटेगी। अगर समझ गई हो तो जवाब दो। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने जलते हुए गाल के दर्द को महसूस करते हुए मीरा के नफरत से भरे चेहरे को चुपचाप देखती रही। उसके मन में कुछ बहुत ही ठोस और महत्वपूर्ण चीज के टूटने की आवाज आई। यह उसके धैर्य की सीमा थी। पहली बार उसके दिल की गहराइयों से एक गर्म और प्रचंड गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। उसे उस औरत का गला घोंटकर अपने अपमान का कई गुना बदला लेने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से, सचमुच बड़ी मुश्किल से उस आवेग को दबाया। उसके दिमाग में अपने ससुर जनरल विक्रम सिंह राठौड़ की आवाज गूंजी। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुम अपने पीछे आने वाली कई महिला सैनिकों के लिए एक रास्ता बना रही हो। हाँ, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। प्रिया ने अपनी कांपती मुट्ठियों को अपनी वर्दी के पीछे छिपा लिया। उसने सिर उठाकर मीरा की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर या अपमान नहीं था। वहां बस सब कुछ याद रखने और एक दिन जरूर बदला लेने का एक ठंडा और दृढ़ संकल्प चमक रहा था। समझ गई मैम? प्रिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसके जवाब से मीरा ने सोचा कि वह जीत गई है और संतोषजनक रूप से मुस्कुराई। उसने प्रिया का कॉलर छोड़ा, अपने कपड़े ठीक किए और एक तिरस्कार भरी नजर से आखिरी बात कही। पहले ही ऐसा करना चाहिए था। आगे से ठीक से रहना। मीरा के जाने के बाद गोदाम में फिर से अकेली रह गई। प्रिया काफी देर तक वहीं खड़ी रही। उसने कांपते हाथों से अपने गर्म और सूजे हुए गाल को धीरे से छुआ। दर्द हो रहा था, लेकिन गाल के दर्द से ज्यादा कुचले हुए आत्म सम्मान और इंसानों के प्रति गहरी निराशा ने उसके दिल को और भी ज्यादा दुखी कर दिया। उस रात प्रिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पहली बार किसी से नफरत करना सीखा और यह भी महसूस किया कि माफी कभी भी आसानी से नहीं दी जानी चाहिए। उसकी लड़ाई अब एक बिल्कुल नए चरण में प्रवेश कर रही थी। उसके कुछ दिनों बाद इकाई में एक अभूतपूर्व तनाव और हलचल का माहौल था। सूबेदार मीरा तोमर के पिता और लॉजिस्टिक्स कमांड के 2 स्टार कमांडर मेजर जनरल अविनाश तोमर इकाई के दौरे पर आने वाले थे। सभी सैनिक और अधिकारी कई दिनों से बैरकों की सफाई करने, बगीचे से खरपतवार निकालने और कमांडर का स्वागत करने की तैयारी में व्यस्त थे। मीरा तोमर पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित थी। उसने अपने पिता के दौरे को इकाई में अपनी शक्तिशाली सत्ता का प्रदर्शन करने का एक सुनहरा अवसर माना।
और इस क्रूर नाटक के शिकार के रूप में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हवलदार प्रिया शर्मा को चुना। कमांडर के दौरे की शाम इकाई के अधिकारी मेस में कमांडर के स्वागत के लिए एक छोटा लेकिन भव्य अनौपचारिक रात्रिभोज आयोजित किया गया। डिवीजनल और ब्रिगेड कमांडरों सहित इकाई के शीर्ष अधिकारी सभी मौजूद थे। यह वास्तव में सितारों की एक महफिल थी और उस भव्य दावत के एक कोने में प्रिया शर्मा चुपचाप खाना परोस रही थी। हवलदार प्रिया, क्या कर रही हो? कमांडर साहब का गिलास खाली है, जल्दी आकर शराब परोसो। मीरा ने जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि हर कोई सुन सके। ऐसा लग रहा था कि उसने आज प्रिया को अपनी निजी नौकरानी की तरह इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। प्रिया चुपचाप आगे बढ़ी और मेजर जनरल अविनाश तोमर के गिलास में शराब भरी। वाह, यह लड़की तो बहुत फुर्तीली और मेहनती है, मुझे पसंद आई। मेजर जनरल तोमर, जो कुछ भी नहीं जानते थे, ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। इस बात पर मीरा और भी इतराने लगी। वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उसके पिता द्वारा प्रिया की प्रशंसा भी उसी की देन हो। पापा, यह मेरी खास जूनियर है, थोड़ी भोली है, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से सिखा रही हूं। तभी मेजर जनरल तोमर ने अंदर आते हुए अपने धूल भरे लड़ाकू जूतों को देखा। उस पल को न गंवाते हुए मीरा ने प्रिया की पीठ पर धक्का देते हुए कहा, हवलदार प्रिया, बेवकूफों की तरह क्या खड़ी हो? कमांडर साहब के जूते गंदे हो गए हैं, दिख नहीं रहा? तुरंत जाकर उन्हें साफ करो। पल भर के लिए मेस में हवा जम सी गई। अधिकारी भी जानते थे कि एक गैर कमीशन अधिकारी से, वह भी सबके सामने, एक कमांडर के जूते साफ करवाना स्पष्ट रूप से अधिकार का दुरुपयोग और व्यक्तिगत अपमान था। लेकिन सामने कमांडर की बेटी थी। किसी ने भी इस अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। प्रिया एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे, लेकिन फिर वह बिना कुछ कहे एक शू पॉलिश किट लेकर आई और मेजर जनरल तोमर के पैरों के पास एक घुटने पर बैठ गई और उसने बड़ी लगन से उनके लड़ाकू जूतों पर लगी धूल को साफ करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को मीरा एक विजयी जनरल की तरह अपनी बाहों को बांधकर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देख रही थी। वह इस पल का आनंद ले रही थी। वह सबको दिखाना चाहती थी कि वह कितनी शक्तिशाली है और प्रिया शर्मा कितनी तुच्छ है। जूते साफ करके उठने के बाद मीरा यहीं नहीं रुकी और उसने और भी क्रूरता दिखाई। उसने अपने पिता और दूसरे जनरलों को एक मजेदार कहानी सुनाने के बहाने प्रिया के बारे में मनगढ़ंत बातें कहना शुरू कर दिया। कमांडर साहब, असल में इस लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैंने सुना है कि इसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और माँ एक ढाबे में काम करती है। इसीलिए यह कॉलेज नहीं जा सकी और कुछ और करना नहीं जानती थी, तो सेना में भर्ती हो गई। बहुत दुख की बात है ना? यह एक सफेद झूठ था, लेकिन इस जगह पर प्रिया के पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी मैं दया करके इसे अपने साथ रखती हूं और एक एक करके सब कुछ सिखा रही हूं। ऐसे लोगों को भी सेना में आकर कोई हुनर सीख लेना चाहिए ताकि बाद में समाज में जाकर भूखे न मरें, है कि नहीं? मीरा की बात पर कुछ अधिकारियों ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे मीरा को खुश करने के लिए खुशी खुशी उसके घटिया नाटक में साथ दे रहे थे। प्रिया यह सारा अपमान खाली आंखों से सुन रही थी। उसके मन में पहले ही कुछ टूट चुका था। अंतर मिले से मीरा ने इस क्रूर नाटक का समापन करने का फैसला किया। हवलदार प्रिया, कमांडर साहब प्यासे हैं, जाओ और एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। प्रिया अपने बचे खुचे धैर्य के साथ एक पानी का गिलास लेकर आई। जैसे ही वह मेजर जनरल तोमर को गिलास देने वाली थी, मीरा ने जानबूझकर प्रिया के पैर पर जोर से ठोकर मारी। छपाक, ठंडा पानी सीधे मेजर जनरल तोमर की वर्दी पर गिर गया। हे भगवान, मीरा चिल्लाई और फिर उसने सारा दोष प्रिया पर मढ़ दिया। प्रिया शर्मा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर साहब पर पानी गिराने की? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने जानबूझकर मेरे पापा को अपमानित करने के लिए ऐसा किया है ना? नहीं मैम, आपने। प्रिया ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने गुस्से का अभिनय करते हुए पास में रखा दूसरा पानी का गिलास उठाया। देखते देखते तो तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, होश में रहो कुतिया कहीं की। और उसने उस ठंडे पानी से भरे गिलास को सीधे प्रिया शर्मा के सिर पर उड़ेल दिया। ठंडे पानी की धार प्रिया के सिर से चेहरे पर बहती हुई उसकी वर्दी को भिगोकर फर्श पर गिर गई। मेस में सारा शोर उस पल एक झूठ की तरह थम गया। भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे।
और ठंडे पानी की बूंदें उसकी ठुड्डी से टपक रही थीं। उस दयनीय दृश्य को सब लोग सांस रोके देख रहे थे। प्रिया उस जगह पर एक मूर्ति की तरह काफी देर तक खड़ी रही, जैसे समय रुक गया हो। उसने अपना सिर नहीं झुकाया, इसके बजाय उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। भीगे हुए बालों के बीच से उसकी आंखें दिखाई दीं। उसकी आंखों में अब न तो कोई धैर्य था, न अपमान, न ही दुख। वहां बस सब कुछ जला देने वाला एक गहरा और ठंडा गुस्सा और बर्फ जैसा ठंडा संकल्प था। उसने अपनी ओर घूर रही और गुस्से से हाँफ रही मीरा की आंखों में सीधे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, न वह चिल्लाई, न ही उसने आंसू बहाए। उसने बस सब कुछ याद रखने के इरादे से मीरा के चेहरे को और उसके आसपास चुपचाप सहमति दे रहे सभी लोगों के चेहरों को अपनी आत्मा में अंकित करने के लिए धीरे धीरे और ध्यान से देखा। उसकी यह चुप्पी किसी भी चीख या गुस्से की पुकार से ज्यादा डरावनी और भयावह थी। अंत में वह चुपचाप मुड़ी और भीगी वर्दी से पानी टपकाते हुए बिना किसी लड़खड़ाहट के वह मेज के दरवाजे की ओर चल दी। उसकी पीठ अब एक हारे हुए व्यक्ति की नहीं थी, यह एक ऐसे योद्धा की पीठ थी जो सब कुछ खत्म करने के लिए अपने अंतिम युद्ध के मैदान की ओर जा रहा था। उस नरक जैसी दावत के अगले दिन सुबह हवलदार प्रिया शर्मा हमेशा की तरह उसी समय उठी। वह पूरी रात सो नहीं पाई थी, लेकिन उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और स्पष्ट था। पिछली रात ठंडे पानी की धार के साथ उसके सिर पर जो बरसा था वह सिर्फ पानी नहीं था, वह उसका सारा धैर्य और एक सैनिक के रूप में उसका अंतिम स्वाभिमान था, जिसे उसने पिछले कुछ महीनों में दबा कर रखा था। अब उसके पास सिर्फ ठंडा तर्क बचा था। उस सुबह इकाई में हड़कंप मच गया। लॉजिस्टिक्स कमांड की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को प्रबंधित करने वाली अत्याधुनिक एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रणाली अचानक ठप हो गई थी। यह क्या हो रहा है? सर्वर से कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा? कंप्यूटर कक्ष, स्थिति की रिपोर्ट दो। इकाई का कमांड कंट्रोल रूम पल भर में एक युद्ध क्षेत्र बन गया। दर्जनों मॉनिटर स्क्रीन पर केवल समझ से बाहर के एरर कोड चमक रहे थे और सभी सामानों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई थी। यह कोई साधारण सिस्टम त्रुटि नहीं थी। अगर यह किसी बाहरी हैकिंग का हमला था तो यह एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो सकता था, जिससे न केवल लॉजिस्टिक्स का प्रवाह बाधित हो सकता था, बल्कि सेना की गोपनीय जानकारी भी लीक हो सकती थी। स्थिति की सूचना मिलने पर इकाई के कमांडर और स्टाफ अधिकारी कमांड कंट्रोल रूम में भागे और सिस्टम के प्रभारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी पसीना बहाते हुए कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे थे, लेकिन वे कारण का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। धत तेरे की, लगता है फायरवॉल टूट गया है। बाहर से लगातार अज्ञात हमले हो रहे हैं। इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कमांडरों के चेहरों पर निराशा छा गई। शायद इस समय भी सिस्टम का डेटा लगातार नष्ट हो रहा था। ठीक उसी समय हवलदार प्रिया शर्मा कमांड कंट्रोल रूम में थी। वह सुबह जल्दी शुरू होने वाले सामान की छंटाई के काम के लिए कंट्रोल रूम के एक कोने में इंतजार कर रही थी। उसने शुरू से अंत तक सारी स्थिति को चुपचाप देखा था और अंत में उसने एक फैसला किया और अपनी जगह से उठी। वह कमांडर की कुर्सी पर बैठे और घबराए हुए कंपनी कमांडर के पास गई। कमांडर साहब, उसकी शांत आवाज पर सबकी निगाहें उसकी ओर टिक गईं। क्या? कंपनी कमांडर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस स्थिति में एक साधारण आपूर्ति इकाई की हवलदार, वह भी जो कल रात इतनी अपमानित हुई थी, कह रही थी कि वह इसे ठीक कर सकती है। हवलदार प्रिया, यह मजाक का समय नहीं है, यह तुम्हारी जगह नहीं है, बाहर जाओ, एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी ने चिढ़कर कहा। उसके लहजे में यह उपेक्षा थी कि जब वे खुद इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं तो एक हवलदार क्या कर लेगी। लेकिन प्रिया पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और दृढ़ थीं। समय नहीं है कमांडर साहब, इस समय भी सिस्टम लगातार खराब हो रहा है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे बस 10 मिनट का समय दीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब आत्मविश्वास और प्रेरक शक्ति थी। डूबते को तिनके का सहारा वाली स्थिति में कंपनी कमांडर एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके दिमाग में तार्किक निर्णय और एक साधारण हवलदार पर भरोसा न करने का पूर्वाग्रह लड़ रहा था। अगर मैं असफल रही तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी। प्रिया के इस आखिरी वाक्य ने उसका मन बदल दिया। ठीक है, कोशिश करो। अंत में अनुमति मिल गई। आसपास के सभी अधिकारी उसे अविश्वास और अभी भी संदेह और उपहास भरी नजरों से देख रहे थे।
जब प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्य कंप्यूटर की ओर बढ़ी, वह कुर्सी पर बैठी, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। और जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी नजरें बिल्कुल किसी और की थीं। वह अब एक तिरस्कृत हवलदार नहीं थी, वह अब अपने असली युद्ध के मैदान में एक शीर्ष रणनीतिकार थी। कमांड कंट्रोल रूम का सारा शोर उस पल थम गया जब हवलदार प्रिया शर्मा ने मुख्य कंप्यूटर की कुर्सी संभाली। दर्जनों अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी सांस रोके उसकी पीठ को घूर रहे थे। उनकी आंखों में यह क्या कर लेगी वाली खुली उपेक्षा और शायद कुछ हो जाए वाली एक छोटी सी उम्मीद मिली जुली थी। प्रिया ने अपने आस पास की किसी भी नजर पर ध्यान नहीं दिया। वह जैसे अपनी ही दुनिया में खो गई हो। उसने चुपचाप अपने दोनों हाथ कीबोर्ड पर रखे। पिछले कुछ महीनों में भारी सैन्य सामान उठाने से उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, लेकिन अब उसकी उंगलियां दुनिया के सबसे नाजुक वाद्यंत्र बजाने वाले किसी संगीतकार की तरह लग रही थीं। टक 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 टक। अगले ही पल कमांड कंट्रोल रूम में सिर्फ उसके कीबोर्ड की आवाज तूफान की तरह गूंजने लगी। उसकी 10 उंगलियां जैसे जीवित प्राणी हों, अदृश्य गति से कीबोर्ड पर नाच रही थीं। उसके टाइपिंग शुरू करने के कुछ ही सेकंड के भीतर मुख्य स्क्रीन पर भरे हुए लाल रंग के एरर कोड गायब हो गए और उनकी जगह एक काली पृष्ठभूमि वाली कमांड इनपुट विंडो दिखाई दी। यह क्या है? पीछे देख रहे एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी ने अनजाने में कहा। यह कोई सामान्य रिकवरी प्रक्रिया नहीं थी। प्रिया अब सिस्टम के सबसे गहरे हिस्से में, जहां केवल डेवलपर्स ही पहुंच सकते थे, रूट एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारों के साथ सीधे लॉग इन कर रही थी। स्क्रीन पर समझ से बाहर के जटिल कोड झरने की तरह बहने लगे। वह कसकर बंद होठों से स्क्रीन पर चल रही एक अदृश्य लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। उसकी आंखें अविश्वसनीय गति से घूम रही थीं, हजारों लाइनों के कोड का विश्लेषण कर रही थीं और सिस्टम में घुसे वायरस के रास्ते को उल्टा ट्रैक कर रही थीं। मिल गया। लगभग 5 मिनट बाद प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। उसने अंततः दुश्मन द्वारा छोड़े गए सिस्टम के सबसे कमजोर सुरक्षा छेद यानी बैकडोर को ढूंढ लिया था। टक 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 टक। उसकी उंगलियां एक बार फिर तेजी से चलीं। उसने तुरंत दुश्मन के घुसपैठ के रास्ते को बंद कर दिया और बाहरी दुनिया से सभी डेटा कनेक्शन को जबरन काट दिया। और साथ ही उसने कई परतों वाली एक आभासी फायरवॉल बनाकर पूरे सिस्टम को एक सुरक्षित अलग थलग क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। असंभव है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख ने अपने आप से कहा। यह वही काम था जिसे वह पिछले 1 घंटे से करने की कोशिश कर रहा था और असफल रहा था। लेकिन वह युवा महिला हवलदार कुछ ही मिनटों में उसे कहीं ज्यादा परिष्कृत और सही तरीके से कर रही थी। अब जवाबी हमले का समय था। प्रिया ने अपने द्वारा बनाए गए एक ट्रैकिंग प्रोग्राम को सक्रिय किया और सिस्टम में घुसे मैलवेयर के स्रोत का पता लगाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा खुल गया और एक लाल बिंदु चमकते हुए हैकर के स्थान को इंगित कर रहा था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, डोकलाम के पास। उसकी बात सुनकर कमांड कंट्रोल रूम में मौजूद सभी कमांडर चौंक गए। यह कोई साधारण हैकिंग नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से एक दुश्मन ताकत द्वारा किया गया साइबर हमला था। मैं तुरंत इस आईपी पते और हमले के पैटर्न का डेटा सेना साइबर कमांड को भेज रही हूं। प्रिया ने शांति से अपने द्वारा विश्लेषण किए गए सभी डेटा को इकट्ठा किया और वास्तविक समय में साइबर कमांड को भेज दिया। उसकी तेज और सटीक प्रारंभिक प्रतिक्रिया के कारण हमारी सेना दुश्मन के साइबर हमले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने और तत्काल जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हो गई। सभी आपातकालीन उपाय पूरे हो चुके थे। जैसे ही प्रिया ने आखिरी एंटर कुंजी दबाई, ठप पड़ी लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रणाली की मुख्य स्क्रीन ऐसे जल उठी जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरा सिस्टम पूरी तरह से सामान्य हो गया था। प्रिया चुपचाप कंप्यूटर के सामने से उठी। जब वह अपनी जगह से उठकर पीछे मुड़ी तो उसे अपने ऊपर पड़ रही दर्जनों विस्मयकारी नजरों का सामना करना पड़ा। उनकी आंखों में अब कोई उपेक्षा या उपहास नहीं था। वहां केवल एक अविश्वसनीय दृश्य के साक्षी की शुद्ध हैरानी और एक ऐसी हस्ती के प्रति सम्मान था जिसने मानवीय क्षमताओं को पार बाटा कर लिया हो। तुम आखिर हो कौन? सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख ने कांपती आवाज में पूछा। तुमने यह सब कैसे किया? जब कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, तभी कमांड कंट्रोल रूम के बाहर से एक तेज हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज जमीन को हिलाते हुए करीब आ रही थी। यह सेना में सर्वोच्च पद के किसी व्यक्ति के आगमन का संकेत था। धड़ 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 धड़।
जमीन को हिला देने वाले 3 काले सैन्य हेलीकॉप्टर इकाई के परेड ग्राउंड के ऊपर मंडराने लगे। उनमें से सबसे आगे वाले हेलीकॉप्टर के धड़ पर 4 चमकते हुए सितारे थे, यानी भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीज का प्रतीक। ये क्या है? सीडीज साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? कमांड कंट्रोल रूम में मौजूद इकाई के कमांडर ने खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर घबराकर चिल्लाया। यह सर्वोच्च कमांडर का बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक दौरा था। इकाई के सभी अधिकारी और सैनिक अपना काम छोड़कर सांस रोके परेड ग्राउंड की ओर देख रहे थे। हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के बीच में उतरा और उसका भारी दरवाजा खुला। सबसे पहले उतरने वाले व्यक्ति थे भारतीय सेना के जीवित किंवदंती सीडीएस जनरल विक्रम सिंह राठौड़। उनके बगल में पिछली रात इतना घमंड दिखाने वाले मेजर जनरल अविनाश तोमर एक सहायक की तरह तनाव में खड़े थे। जनरल विक्रम सिंह राठौड़ उतरते ही बिना किसी हिचकिचाहट के उस इमारत की ओर बढ़े जहां कमांड कंट्रोल रूम था। उनके कदम तेज और दृढ़ थे और उनके चेहरे पर किसी भी भावना से रहित तूफान से पहले की शांति थी। जय हिंद सर। इकाई के कमांडर ने हड़बड़ी में दौड़कर सलाम किया, लेकिन जनरल राठौड़ ने उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे कंट्रोल रूम में प्रवेश किया। मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि हमारी सेना के नेटवर्क पर एक बाहरी साइबर हमला हुआ था। उनकी गहरी और प्रभावशाली आवाज ने खामोश कंट्रोल रूम को भर दिया, और मैंने सुना है कि उस हमले को विफल करने और सिस्टम को सफलतापूर्वक बहाल करने वाला नायक इसी इकाई में है। वह कौन है? सभी अधिकारियों की निगाहें एक ही जगह पर टिक गईं। कंट्रोल रूम के एक कोने में अभी भी धूल भरी वर्दी में चुपचाप खड़ी हवलदार प्रिया शर्मा। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख ने कामपति आवाज में आगे बढ़कर जवाब दिया, वह वहां खड़ी हवलदार प्रिया शर्मा हैं सर। जनरल विक्रम सिंह राठौड़ की नजरें अंततः प्रिया पर टिकीं। उन्होंने कुछ देर तक बिना कुछ कहे अपनी बहू को और भारतीय सेना की एक गौरवान्वित सैनिक को बस चुपचाप देखा, और फिर वह धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़े। सबने अपनी सांसें रोक ली थीं। खासकर कंट्रोल रूम के एक कोने में इस सारे दृश्य को अविश्वास से देख रही सूबेदार मीरा तोमर और उसके पिता मेजर जनरल अविनाश तोमर के चेहरे सफेद पड़ गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं? एक अशुभ पूर्वाभास ने उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया। जनरल विक्रम सिंह राठौड़ अंततः प्रिया के ठीक सामने आकर रुके। उन्होंने अपनी बहू के चेहरे पर लगी कालिख और पिछली रात के घाव से हल्का नीला पड़ा निशान एक दर्द भरी नजर से देखा, और फिर उन्होंने उन दर्जनों आंखों के सामने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने खुरदरे लेकिन दुनिया के सबसे गर्मजोशी भरे हाथों से प्रिया के कंधे को सहलाया, और फिर उन्होंने उसके गाल पर लगी धूल को धीरे से पोंछा, और अंत में उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में सेना के सर्वोच्च कमांडर के अधिकार के बजाय केवल एक पिता का गहरा और गर्मजोशी भरा गर्व और प्यार था। बेटा, तुमने बहुत कष्ट सहा। उस एक वाक्य पर, उस एक शब्द बेटा पर कमांड कंट्रोल रूम में समय पूरी तरह से रुक गया। बेटा, यह एक ऐसा शब्द है जिसे आमतौर पर बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों या बहू को बहुत प्यार से बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबने अपने कानों पर शक किया। सूबेदार मीरा तोमर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह लगभग वहीं गिर पड़ती। उसके पिता मेजर जनरल अविनाश तोमर भी अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और मुंह खोले खड़े थे। जिस साधारण महिला हवलदार को उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बिना किसी पृष्ठभूमि का समझकर कुचला और अपमानित किया था, जिस पर पिछली रात सबके सामने पानी डालकर उसका मजाक उड़ाया था, वह भारतीय सेना के सर्वोच्च पद पर बैठे सीडीएस की बहू थी। प्रिया के साथ प्रशिक्षण लेने वाले उसके साथी आश्चर्यचकित थे, लेकिन साथ ही उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारी पहेलियां सुलझ गई हों। उसकी वह अलग सी गरिमा, किसी भी कठिनाई के सामने न झुकने वाली उसकी दृढ़ता का कारण अब उन्हें समझ आ गया था। जनरल विक्रम सिंह राठौड़ ने आस पास की किसी भी नजर की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी गौरवान्वित बहू की ओर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी बेटा। उस पल पिछले कुछ महीनों में प्रिया पर पड़ा सारा दुख और दर्द जैसे बर्फ की तरह पिघल गया। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए, लेकिन अब यह अपमान के आंसू नहीं थे।
यह अंततः सम्मान पाने वाले व्यक्ति के गर्मजोशी भरे आभार के आंसू थे। सब कुछ एक ही पल में पूरी सेप्रिली में तरह से पलट गया था। यह एक महिला के सबसे निचले स्तर पर गिरे सम्मान के सबसे ऊंचे स्थान से सबसे शानदार तरीके से बहाल होने का क्षण था। बेटा, तुमने बहुत कष्ट सहा। सीडीएस जनरल विक्रम सिंह राठौड़ के इस एक वाक्य ने शांत झील में फेंके गए एक बड़े पत्थर की तरह लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय सेना में एक बड़ी लहर पैदा कर दी। उस रात सेना का आंतरिक नेटवर्क लगभग ठप हो गया। सीडीएस की बहू का एक आपूर्ति इकाई में हवलदार के रूप में गुप्त रूप से काम करने की खबर प्रकाश की गति से फैल गई। पहले तो अधिकारियों और सैनिकों ने इसे एक अफवाह माना, लेकिन जब कमांड कंट्रोल रूम में ली गई एक तस्वीर गुप्त रूप से फैलने लगी तो वे चौंक गए। तस्वीर में एक अविश्वसनीय दृश्य था। जनरल राठौड़ एक धूल भरी महिला हवलदार को गर्मजोशी से गले लगा रहे थे। उस रात सेना सो नहीं सकी। खासकर सूबेदार मीरा तोमर और उसके पिता मेजर जनरल अविनाश तोमर के लिए वह रात नरक से भी लंबी और भयानक थी। मेजर जनरल तोमर अपने कार्यालय में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका दिमाग दिन में कमांड कंट्रोल रूम में देखे गए उस दुःस्वप्न जैसे दृश्य से भरा हुआ था, जिस महिला हवलदार को उन्होंने इतना तुच्छ समझा था, जिसे उनकी बेटी ने मनमाने ढंग से कुचलने दिया था, वह आसमान जैसे ऊंचे सीडीएस की बहू थी। उन्हें लगा जैसे उनका पूरा सैन्य जीवन जड़ से हिल गया हो। पापा, पापा, अब हमारा क्या होगा? मीरा रोते बिलखते कार्यालय में भागी। उसका चेहरा आंसू और नाक से लथपथ था और उसका पुराना घमंड गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक डरे हुए बच्चे का चेहरा था। चुप हो जाओ, मेजर जनरल तोमर चिल्लाए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो सम्मान कमाया था वह तुम्हारी वजह से बर्बाद होने वाला है। उन्होंने अपनी बेटी को दोषी ठहराया, लेकिन वह जानते थे कि उनकी बेटी का घमंड वास्तव में उनकी अपनी शक्ति पर इतराने वाले उनके अपने ही व्यक्तित्व का आईना था। उनकी निराशा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कार्यालय उनकी माता था वास्तव में उनकी अपनी शक्ति पर में लाल रंग का सीधा फोन एक यमदूत के बुलावे की तरह तीखेपन से बज उठा। यह सीडीज के कार्यालय से फोन था। मेजर जनरल तोमर तुरंत अपनी बेटी के साथ सीडीज कार्यालय में हाजिर हों। 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए, एक ठंडी आवाज में दिया गया आदेश। यह न्याय के आरंभ का संकेत था। उसी समय सीडीएस का कार्यालय एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। जनरल राठौड़ ने उस रात सेना के शीर्ष अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उन्होंने अपनी बहू हवलदार प्रिया शर्मा के साथ पिछले कुछ महीनों में हुए सभी अन्यायपूर्ण व्यवहार की एक एक घटना की सीधी रिपोर्ट ली। उनके सबसे भरोसेमंद जांच अधिकारी और सैन्य पुलिस प्रमुख द्वारा रात भर की गई प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट इतनी भयावह थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। लगातार गालियां और मारपीट, व्यक्तिगत अपमान और इन सब को जानते हुए भी अनदेखा करने वाले और बढ़ावा देने वाले इकाई के कमांडरों का व्यवहार। जैसे जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ी, बैठक कक्ष में हवा बर्फ की तरह ठंडी होती गई। अंत में जनरल राठौड़ ने बोलना शुरू किया। आज रात से रक्षा मंत्रालय के सीधे अधीन एक विशेष संयुक्त जांच दल का गठन किया जाता है। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। इस मामले में शामिल सभी लोगों को, चाहे उनका पद कुछ भी हो, बिना किसी अपवाद के सैन्य कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह केवल एक उत्पीड़न का मामला नहीं है, यह हमारे सेना के अनुशासन को कमजोर करने और उसके सम्मान को धूमिल करने वाला एक स्पष्ट देशद्रोही कृत्य है। उनकी घोषणा पर बैठक कक्ष में मौजूद सभी जनरल तनाव में आ गए। उन्होंने कमांडर की आंखों में इस मामले को हल्के में न लेने का एक दृढ़ संकल्प देखा। कुछ देर बाद मेजर जनरल अविनाश तोमर और सूबेदार मीरा तोमर सफेद पड़ चुके चेहरों के साथ कार्यालय के दरवाजे से अंदर आए। वे अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ फर्श को देख रहे थे। जनरल राठौड़ ने कुछ देर तक उन्हें चुपचाप देखा। उनकी चुप्पी बात साथ की भे किसी भी फटकार से ज्यादा डरावनी और भारी थी। अंत में उन्होंने मेजर जनरल तोमर की ओर मुड़कर कहा, जनरल तोमर, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने माना था कि तुम अपने अधीनस्थों का ख्याल रखने वाले और सेना से प्यार करने वाले एक सच्चे सैनिक हो, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ा।
तुमने अपनी बेटी द्वारा किए गए उस घिनौने अपराध को जानते हुए भी उसे अनदेखा किया और बढ़ावा दिया। तुम अब यह वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। फिर उन्होंने अपनी नजर मीरा की ओर घुमाई। सूबेदार मीरा तोमर, तुमने एक सैनिक के सम्मान को और एक इंसान की गरिमा को अपने हाथों से कुचला है। तुम्हारी उस विकृत श्रेष्ठता की भावना और ईर्ष्या ने मेरी बहू को और इस पूरी सेना को एक न मिटने वाला घाव दिया है। जनरल राठौड़ अपनी कुर्सी से उठे और उनकी ओर बढ़े। आज से मेजर जनरल अविनाश तोमर को पद से हटाया जाता है और औपचारिक जांच पूरी होने तक घर पर नजरबंद रहने का आदेश दिया जाता है। सूबेदार मीरा तोमर को तुरंत सैन्य पुलिस को सौंपकर औपचारिक रूप से हिरासत में लिया जाए। उनका आदेश एक मौत की सजा जैसा था। मीरा वहीं बैठकर एक बच्चे की तरह रोने लगी और मेजर जनरल तोमर ने जैसे सब कुछ छोड़ दिया हो, एक निराश चेहरे के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पिता के आंसुओं से शुरू हुई एक बड़ी लहर अब सड़ी हुई सत्ता की दीवारों को गिराने वाले एक बड़े भूकंप में बदल गई थी, जो पूरी सेना को हिला रही थी। सैन्य पुलिस द्वारा ले जाए जाने से पहले सूबेदार मीरा तोमर को कुछ मिनट का समय दिया गया। उसने आखिरी तिनके का सहारा लेने की उम्मीद में हवलदार प्रिया शर्मा से मिलने की भीख मांगी। उसने सोचा कि केवल प्रिया की माफी ही उसे इस नरक से बचाने वाली एकमात्र रस्सी हो सकती है। कुछ देर बाद सैन्य पुलिस कार्यालय के एक छोटे से मुलाकात कक्ष में वे दोनों आमने सामने बैठी थीं। कुछ ही दिनों पहले की तुलना में सब कुछ बदल गया था। मीरा ठंडी हथकड़ियों में सिर झुकाए एक अपराधी की तरह थी। वहीं प्रिया साफ सुथरी वर्दी में बिना किसी हिचकिचाहट के उसे देख रही थी। प्रिया जी, मीरा ने कांपती आवाज में चुप्पी तोड़ी। नहीं हवलदार मैडम, मैंने सच में एक बहुत बड़ा पाप किया है। वह कुर्सी से उतरकर प्रिया के पैरों पर घुटनों के बल बैठ गई और आंसू और नाक से लथपथ चेहरे के साथ वह प्रिया के जूतों को पकड़कर भीख मांगने लगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में पागल हो गई थी। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी और मैंने आपके साथ वह भयानक काम किया। उसकी माफी बेताब थी, लेकिन प्रिया का दिल नहीं पिघला। प्रिया ने उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप की बजाय केवल अपने विनाश से डरने वाले एक कायर डर को देखा। मैंने सच में गलती की है। क्या आप प्लीज सीडी साहब से एक बार मेरे बारे में अच्छा कहने की कृपा करेंगी? अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो शायद सीडीएस साहब भी अपना मन बदल लें। प्लीज। वह अभी भी प्रिया को सीडीएस की बहू के रूप में एक शक्ति के माध्यम के रूप में देख रही थी। प्रिया चुपचाप उठी और उसके हाथ को झटक दिया और एक ठंडी धीमी आवाज में कहा, उठिए। सूबेदार मैडम, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, न दया, न नफरत और न ही एक विजेता का उल्लास। वहां बस एक ठंडी शून्यता थी जो यह बता रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपका मुझसे माफी मांगना व्यर्थ है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपने जो अपराध किया है वह सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है। प्रिया ने मीरा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आपने मुझे अपमानित नहीं किया है। आपने इस वर्दी को पहनने वाले हर उस सैनिक के सम्मान को अपमानित किया है जो चुपचाप अपनी जगह पर पसीना बहाता है। आपने मुझे नहीं कुचला है, बल्कि इस सेना के उन सभी कमजोर लोगों को कुचला है जिन्हें आपसे कमजोर होने के कारण अन्याय सहना पड़ा। प्रिया की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें किसी भी तलवार से ज्यादा तीखी धार थी। इसलिए मुझसे माफी मत मांगिए। आपको जिनसे सच में माफी मांगनी चाहिए वे हैं वे अनगिनत सैनिक जो आपकी गलत सत्ता की भूख और पूर्वाग्रह के कारण पीड़ित हुए, और आपका अपना मैला जमीर। मीरा कुछ नहीं कह सकी। प्रिया का हर एक शब्द एक खंजर की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। और एक बात और, प्रिया ने अंत में कहा, अब यह मामला सिर्फ मेरे और आपके बीच का नहीं है। यह एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसे हमारी पूरी सेना को मिलकर हल करना होगा। आपको अपने किए गए अपराधों की सजा सैन्य कानून के अनुसार उचित रूप से भुगतनी होगी। यह कहकर प्रिया चुपचाप मुड़ गई। उसने दोबारा मीरा को नहीं देखा। उसकी पीठ में एक व्यक्तिगत बदला लेने वाले की राहत नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का सामना करने वाले का भारीपन था। नहीं नहीं प्रिया जी, प्लीज। मीरा की चीख उसके पीछे से सुनाई दी, लेकिन प्रिया नहीं रुकी। मुलाकात कक्ष का दरवाजा बंद हो गया और मीरा ठंडे फर्श पर बैठकर निराशा के आंसू बहाने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि उसने जिसका सामना किया था वह सिर्फ एक अच्छे घर की लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची सैनिक थी जिसकी आत्मा उससे कहीं ज्यादा मजबूत और विशाल थी।
लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ था। सूबेदार मीरा तोमर के सैन्य हिरासत में लिए जाने और उसके पिता मेजर जनरल अविनाश तोमर के पद से हटाए जाने की खबर ने पूरी इकाई में एक बड़ा झटका और एक ठंडा सबक दिया। आसमान छूने वाली उनकी सत्ता को एक ही दिन में ढहते देखकर सैनिकों ने एक अदृश्य विशाल शक्ति के बदलाव को महसूस किया। सबसे पहला बदलाव उन कुछ हवलदारों में दिखा जो मीरा के साथ मिलकर प्रिया को परेशान करते थे। वे हर रात सो नहीं पाते थे। वे इस डर में जी रहे थे कि उन्हें भी मीरा जैसी ही सजा मिलेगी। गलियारे में प्रिया से सामना होने पर वे एक अपराधी की तरह सिर झुकाकर चुपचाप पीछे हट जाते थे। अब हमारा क्या होगा मुझे नहीं पता। जब सूबेदार मैडम का यह हाल हुआ है तो हम कैसे बचेंगे? उनकी फुसफुसाहट में पुराने घमंड की जगह केवल दयनीय डर था। बड़ा बदलाव उन बहुसंख्यक सैनिकों में हो रहा था जिन्होंने चुपचाप इस सारी स्थिति को देखा था। वे अपराध बोध और शर्म से अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। खासकर प्रिया की प्रशिक्षण केंद्र की साथी अंजलि यादव हर रात अपराध बोध से पीड़ित थी। जब प्रिया के साथ पहली बार अन्याय हुआ तो वह उसका साथ नहीं दे पाई थी और मीरा की शक्ति से डरकर उसने उसे अनदेखा कर दिया था। इस कायरता के लिए वह खुद को कोस रही थी। एक शाम अंजलि ने बड़ी हिम्मत करके अकेले गोदाम की सफाई कर रही प्रिया से मुलाकात की। जब प्रिया मुड़ी तो अंजलि उसकी आंखों में नहीं देख सकी और सिर झुका लिया। माफ कर दो, सच में माफ कर दो। जब तुम इतनी मुश्किल में थीं तो मैंने कायरता से अनजान बनने का नाटक किया। एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में मुझे बहुत खेद है। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। प्रिया ने चुपचाप उसके कंधे को सहलाया। कोई बात नहीं। प्रिया के इस एक वाक्य पर अंजलि अपने आंसू नहीं रोक सकी। प्रिया की माफी ने किसी भी फटकार से ज्यादा उसके दिल को दुखी किया। विशेष संयुक्त जांच दल की जांच ने केवल मीरा के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को ही नहीं बल्कि इकाई में गहरी जड़ें जमा चुके अंदरूनी गुट को भी उजागर किया। यानी सैन्य अधिकारियों के बच्चे जो एक दूसरे का समर्थन करते हुए एक भ्रष्ट चक्र बना चुके थे। यह पता चला कि न केवल मीरा बल्कि कुछ अन्य अधिकारियों के बच्चों ने भी अपने पिता की प्रतिष्ठा का फायदा उठाकर सामान्य सैनिकों पर अत्याचार किए थे। यह मामला सिर्फ इस इकाई का नहीं था। यह पूरी सेना में व्याप्त गलत विशेषाधिकार की भावना और उनकी अपनी संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण चेतावनी थी। प्रिया इस सारे बदलाव के केंद्र में थी, लेकिन उसने कभी भी एक विजेता की तरह व्यवहार नहीं किया। उसने जांच दल के सामने एक गवाह के रूप में उपस्थित होकर अपने साथ हुई घटनाओं को बिना किसी भावना के, केवल तथ्यों के आधार पर शांति से बताया। वह व्यक्तिगत बदला नहीं चाहती थी। वह वास्तव में यह चाहती थी कि एक ऐसी स्वस्थ और निष्पक्ष सेना का निर्माण हो जहां उसके जैसा कोई और पीड़ित न हो। एक शाम उसका पति मेजर रोहन सिंह राठौड़ उससे मिलने आया। उसने चुपचाप अपनी पत्नी के कंधे को गले लगा लिया। बहुत मुश्किल था, है ना? अब सब ठीक है। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे चिंता है कि इस इकाई में कहीं ना कहीं मेरी तरह ही अकेले दुख झेल रहे कोई और अनाम प्रिया ठीक होगी या नहीं। उसकी नजरें खिड़की के बाहर अंधेरे परेड ग्राउंड से परे इस सेना के दूर के भविष्य की ओर थीं। उसकी लड़ाई अब एक नया अध्याय शुरू कर रही थी। 1 महीने की गहन विशेष संयुक्त जांच के बाद परिणाम एक बड़े तूफान की तरह पूरी भारतीय सेना को हिला देने वाले थे। जांच के परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट थे और उसके बाद की कार्रवाई बिना किसी अपवाद के तेजी से और दृढ़ता से की गई। सभी घटनाओं के केंद्र में रही सूबेदार मीरा तोमर को सैन्य अदालत में पेश किया गया। उस पर लगे आरोप केवल उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पद का दुरुपयोग, लगातार मारपीट और कर्तव्य की उपेक्षा जैसे लगभग सभी अपराध शामिल थे। उसने अदालत में आंसुओं के साथ रहम की अपील की, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए कि उसका अपराध बहुत गंभीर है और उसमें पश्चाताप के कोई संकेत नहीं है, उसे एक सैनिक के रूप में मिलने वाली सबसे कड़ी सजा दी, अपमानजनक रूप से बर्खास्तगी और साथ में जेल की सजा। वह एक ही दिन में अपनी वर्दी खोकर एक अपराधी का ठप्पा लेकर ठंडी जेल में बंद हो गई। जिस पर उसे इतना गर्व था, वह सब कुछ एक पल में राख हो गया। उसके पिता मेजर जनरल अविनाश तोमर भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सके। उन्हें अपनी बेटी के अपराधों को अनदेखा करने और बढ़ावा देने की कमान की जिम्मेदारी के लिए सभी प्रमुख पदों से हटा दिया गया और एक महत्वहीन पद पर स्थानांतरित कर दिया गया।
जहां उनका सैन्य जीवन अपमानजनक रूप से समाप्त हुआ। आसमान छूने वाली उनकी सत्ता इतनी व्यर्थता से समाप्त हो गई। मीरा के साथ प्रिया को परेशान करने वाले अन्य हवलदारों को भी निलंबन और पदोन्नति पर रोक जैसी कड़ी सज्जाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के भयानक परिणामों का गहरा पछतावा हुआ। न्याय देर से आया, लेकिन जरूर आया। इस खबर को सुनकर इकाई के सभी सैनिकों ने देखा कि कैसे अन्यायपूर्ण शक्ति न्यायपूर्ण सिद्धांतों के सामने ढह सकती है। उनके दिलों में सेना के संगठन के प्रति एक छोटी सी उम्मीद का बीज अंकुरित होने लगा। प्रिया शर्मा ने इस पूरी प्रक्रिया को शांति से देखा। उसने मीरा के पतन को देखकर न तो खुशी मनाई और न ही कोई उल्लास। उसने बस यह सोचा कि जो होना चाहिए था वह हो गया। उसका मन अब व्यक्तिगत बदले से ऊपर उठ चुका था। एक शाम सीडीएस जनरल विक्रम सिंह राठौड़ ने प्रिया को अपने कार्यालय में बुलाया। अब लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। जी बाबूजी, इस घटना से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने यह महसूस किया है कि मैं इस सेना के दर्दनाक हिस्सों को कितना नजरअंदाज कर रहा था। अगर तुम न होती तो मैं यह कभी नहीं जान पाता। उन्होंने दराज से एक कागज निकाला और प्रिया को दिया। यह रक्षा मंत्रालय के नीति नियोजन कार्यालय में मेजर के पद पर एक असाधारण पदोन्नति का नियुक्ति पत्र था। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों की सेना को अपने हाथों से बनाओ। तुम्हारे वे दर्दनाक अनुभव इस सेना को और स्वस्थ बनाने में एक कीमती नींव का काम करेंगे। प्रिया ने नियुक्ति पत्र लिया और चुपचाप अपने ससुर को देखा। उसकी आंखों में चुपचाप आंसू आ गए। उसकी लंबी और अकेली लड़ाई अंततः समाप्त हो गई थी और एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। रक्षा मंत्रालय के नीति नियोजन कार्यालय में मेजर प्रिया शर्मा, उसका नया सैन्य जीवन इस तरह शुरू हुआ। उसकी असाधारण पदोन्नति की खबर पर पहले तो बहुत से लोगों ने कानाफूसी की। कुछ ईर्ष्या भरी नजरें भी थीं जो यह मानती थीं कि यह सब सीडीएस की बहू होने के कारण हुआ है। लेकिन प्रिया इन नजरों से जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने एक बार फिर केवल अपनी क्षमता और परिणामों से खुद को साबित करने का फैसला किया। नीति नियोजन कार्यालय में वह वैसी ही थी जैसी वह आपूर्ति इकाई में थी। वह सबसे पहले दफ्तर आती और सबसे बाद में जाती। वह केवल मेज पर बैठकर सैद्धांतिक बातें करने वाली नहीं थी। वह बातें मेज बदिंग करने वाली नहीं थी। खुद देश भर की सैन्य इकाइयों का दौरा करती थी। खासकर वह सबसे दूरस्थ और सबसे खराब परिस्थितियों वाली इकाइयों में पहले जाती थी। वहां वह उन सैनिकों और गैर कमीशन अधिकारियों से मिलती थी जो उसकी तरह ही अनदेखी जगहों पर चुपचाप पसीना बहा रहे थे। उनके हाथ पकड़ती और उनकी आवाज सुनती थी। मेजर मैडम, हम और कुछ नहीं चाहते। हम बस एक इंसान के रूप में न्यूनतम सम्मान के साथ सेवा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि केवल महिला होने के कारण हमारी क्षमताओं और संभावनाओं का पहले से अनुमान न लगाया जाए। प्रिया ने उनकी बातों को एक एक करके अपनी नोटबुक में लिखा। वह उनके दर्द को किसी से भी ज्यादा गहराई से समझ सकती थी और सहानुभूति रख सकती थी, क्योंकि वह भी उसी जगह पर उन्हीं की तरह आंसू बहा चुकी थी। इस तरह जमीनी स्तर से एकत्र की गई जीवंत आवाजों के आधार पर उसने सेना की सेवा संस्कृति को जड़ से बदलने के लिए एक बड़ी सुधार योजना बनानी शुरू की। उसने जो पहला कदम उठाया वह था चलता फिरता मानवाधिकार परामर्श केंद्र। यह एक निष्क्रिय प्रणाली नहीं थी जहां सैनिकों को हिम्मत करके शिकायत करने का इंतजार करना पड़ता था, बल्कि एक सक्रिय प्रणाली थी जहां पेशेवर परामर्शदाता सीधे इकाइयों का दौरा करते और सभी सैनिकों के साथ गोपनीय रूप से एक एक करके परामर्श करते थे। इसके अलावा उसने महिला सैनिकों की करियर प्रबंधन प्रणाली में पूरी तरह से सुधार किया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे के जन्म और पालन पोषण के कारण उनका करियर बाधित न हो, सेना के भीतर क्रेच शिशु गृह की संख्या बढ़ाई और एक निष्पक्ष मानव संसाधन प्रणाली शुरू की, जहां उन्हें पुरुष सैनिकों के बराबर केवल क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था। बेशक उसके सुधारों को कई प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। दशकों से चली आ रही पुरानी प्रथाओं और संस्कृति को बदलना आसान नहीं था, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने रातें जागकर डेटा का विश्लेषण किया और लगातार संबंधित अधिकारियों को समझाया, उसकी प्रतिरोधों का समझाया। तार्किक स्पष्टता
जमीनी हकीकत की गहरी समझ और सबसे बढ़कर उसकी ईमानदारी के सामने कट्टर जनरल भी धीरे धीरे अपना मन खोलने लगे। अब लोग उसे सीडीएस की बहू नहीं कहते थे, वे उसे एक ऐसी सच्ची नेता के रूप में मानने लगे थे जो सेना के भविष्य की जेन्युइनली चिंता करती थी और सबसे निचले स्तर की आवाज को सुनना जानती थी। उसने अपने सबसे भविष्य की मानने लगे थे दर्दनाक अनुभव को पूरी सेना को ठीक करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार में बदल दिया था। उसका नेतृत्व अधिकार से नहीं आता था, यह गहरी सहानुभूति और समझ से शुरू होने वाला वास्तव में मजबूत और गर्मजोशी भरा नेतृत्व था। उसके 1 साल बाद सेना की गैर कमीशन अधिकारी अकादमी के कमीशन समारोह में सैकड़ों नए हवलदार एक शानदार वर्दी में तनाव और उत्साह से भरी नजरों से मंच की ओर देख रहे थे। उनके सामने भाषण देने के लिए खड़ी थी मेजर प्रिया शर्मा। वह अब पूरी सेना की सेवा संस्कृति में क्रांति लाने वाली एक प्रतीकात्मक हस्ती और सभी नए गैर कमीशन अधिकारियों के लिए सबसे प्रतीकात्मक सम्मानित वरिष्ठ बन चुकी थीं। उसकी साफ सुथरी और सजी धजी वर्दी और उसका आत्मविश्वास से भरा साहसी व्यक्तित्व, उसके चेहरे पर बचा हल्का सा निशान अब दर्द का प्रतीक नहीं था। यह एक ऐसे गौरवशाली पदक की तरह चमक रहा था जो केवल अन्याय के सामने न झुकने और अपने विश्वासों की रक्षा करने वाले को ही मिल सकता है। गौरवान्वित साथी गैर कमीशन अधिकारियों, प्रिया की स्पष्ट और शक्तिशाली आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंजी। आज आप देश की रक्षा करने के लिए अपना सबसे सम्मानजनक पहला कदम उठा रहे हैं। आपको सैनिकों का सबसे करीब से नेतृत्व करने और उनके जीवन की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य सौंपा गया है। उसने धीरे धीरे नीचे मंच की ओर देखा। वहां उसकी तरह ही सपनों और उम्मीदों से भरे युवाओं की चमकदार आंखें थीं। सच्चा नेतृत्व ऊंचे पद या अधिकार से नहीं आता है, यह एक कमजोर साथी का हाथ पकड़ने और उसके दर्द में सहानुभूति रखने वाले एक गर्मजोशी भरे दिल से शुरू होता है। जब आप में से हर एक व्यक्ति समझोर साथी का हाथ पकड़ने और उसके दर्द में सहानुभूति रखने वाले, एक दूसरे का सम्मान करने वाला और ख्याल रखने वाला एक गर्मजोशी भरा कमांडर बनेगा, तो हमारी सेना किसी भी अत्याधुनिक हथियार से ज्यादा शक्तिशाली और महान बन जाएगी। उसके दिल से निकले भाषण पर सभी नए हवलदारों ने जोरदार तालियां बजाईं। दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठे जनरल विक्रम सिंह राठौड़ अपनी बहू को, जो अब इतनी बड़ी हो गई थी और अनगिनत जूनियर्स के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, दुनिया की सबसे गर्व भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। भाषण समाप्त करके प्रिया मंच से नीचे उतरी। उसने दर्शकों में बैठे अपने ससुर की ओर एक उज्जवल मुस्कान दी। दोनों ने बिना कुछ कहे केवल अपनी नजरों से एक दूसरे के प्रति गहरे विश्वास और प्यार का आदान प्रदान किया। एक अनाम महिला हवलदार के दर्दनाक आंसुओं से शुरू हुई। एक कहानी अब पूरी भारतीय सेना को एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाने वाली एक बड़ी उम्मीद की नदी बनकर जोर शोर से बह रही थी। उनकी नई चुनौती तो बस अभी शुरू हुई थी।